हाँ, आप किस तरह से देखते हैं खुद इस को तरह आज से, इस से? तरह ये यूं करके ना, मेरे पास अल्लाह ने दो आंखें दी हैं। आप इंडिया के बारे में कुछ बताएं माँ कभी इंडिया गया है ना? क्यों कि नहीं गया? मैं भी एक चॉकलेट बॉय के तौर पे जानना चाहूँ। मैं चॉकलेट बॉय के तौर पे ना जाना चाहूँ बेशक, लेकिन हाँ। आइटम नंबर मेरा किसी चॉकलेट नंबर के साथ हो जाए ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, मेरा जिंदगी का पहला केस जो है वो तलाक का ही था। मुझे मैंने अपने एक दोस्त की फुफ्फो की तलाक कराई थी। फुफ्फो की क्यों? उन्होंने लेनी थी और क्या, मैंने थोड़ी कहा था कि फुफ्फो आओ आपकी तलाक करा दो, फ्री में करा दूंगा। तलाक करवाने की क्या फीस है? तू ज़हन बना, तू पैसे तो टेंशन नहीं लेनी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द इर्जा खान पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही संजीदा होने वाला है। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो हैं ही मरहूम, तो मैं क्या करूं अब। सो वी हैव आवर गेस्ट टुडे विद अस मरहूम अहमद बिलाल। मरहूम कैसे हैं आप? पता नहीं, मरहूम होके जाहिर है नहीं पता लगता। दरअसल जब मुझे पता लगा कि मैं एक पॉडकास्ट करने लगा हूँ तो मैंने अपनी आवाज़ की बहुत प्रैक्टिस की कि मैं किस तरह से बोलूँगा। तो क्या आपको लगता है कि मैं सही तरह से बोल रहा हूँ? ये आपको अली सुफियान वासिफ ने सिखाया है कि पॉडकास्ट ऐसे करते हैं? और पॉडकास्ट जितने भी मैंने हिट देखे उसमें हर कोई ये बोल रहा होता है, किसी ने अपनी कुदरती आवाज़ में नहीं बोला। ओके, वाई मरहूम? मतलब जहां तक मुझे पता है कि आपने खुद को ये नाम दिया है मरहूम। आपके अम्मा अब्बा समझदार लोग थे, उन्होंने आपका नाम मरहूम नहीं रखा था। जारी बात है, कौन से माँ पे बच्चे का नाम मौत रखते हैं या जनाजा। हाँ, तो क्यों मरहूम क्यों? अच्छा, आप इसकी एक्चुअल स्टोरी सुनना चाहती हैं? जी, मुझे पता है आप तखल्लुस के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वजह हुई? बाकी नाम खत्म हो गए थे दुनिया से। अच्छा, बेसिकली थोड़ी सी मतलब 2 मिनट की कहानी अगर आप सुनना चाहें। प्लीज। actually, हाँ। जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे एक टीचर थे, वो हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। तो हुआ ये कि हम मैट्रिक से पास आउट हो गए, बहुत अच्छे टीचर थे वो। तो उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा। वो मेरे मेंटोर भी थे और बड़ा उनके साथ प्यार था मुझे। तो कोई 2 साल गुजरे तो मुझे पता लगा कि वो मौत की खबर झूठी थी। कैसे? वो बस कहीं और चले गए थे, वो घर वालों से नाराज़ होकर कहीं चले गए थे। अच्छा। फिर वो वहाँ से खैर वापस आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ। तो मैंने सोचा कि अपना कोई तखल्लुस रखा जाए। फिर मैंने सोचा यार मैं कौन सा कोई शायरी करता हूँ, मैं क्यों तखल्लुस करूँ। खैर फिर मैं लाहौर आ गया, या मैंने लॉ में एडमिशन लिया। वहाँ पे मेरे टीचर थे जो मेरे मेंटोर थे। 2007 में उन्होंने मैं पढ़ाया, तो 2009 में उनकी डेथ हो गई। अब मैं उनका जनाजा भी पढ़ के आया। 2011 में पता लगा कि वो खबर भी झूठी थी। व्हाट? जी, तो उन जनाजा किसका पढ़ दिया था? पता नहीं, ये नहीं पता लगा। मुझे लगता है कि सराहने का पढ़ दिया था। बहरहाल वो जिंदा थे? इखलाकी तौर पे तो वो पहले भी मरे हुए थे जब हमें पढ़ा रहे थे, लेकिन वैसे बज़ाहिर जिंदा थे। अच्छा खैर, जहाँ तक नाम की बात है, वो ये कि इस तरह से वक्त गुजरता गया और बेचैनी बढ़ती गई। हाँ। तो एक दफ़ा हुआ फिर ये कि मैंने सोचा कि क्या तखल्लुस रखा जाए, तो मैंने कहा मरहूम रख लेते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये बेसिकली ना नाम है कन्वर्सेशन स्टार्टर, कि अगला पूछे ये मरहूम का क्या मतलब है। अब मैं आते हुए जिसको बताकर आई हूँ ना कि मैं मरहूम के साथ पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, हर बंदे ने मुझे पूछा है कि रूम कि लेके जा मरे रही है हुए नालो बंदे दे नाल, हाँ, कि कि मैं पॉडकास्ट करेंगी मरे हुए बंदे दे नाल। लेकिन मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं रूहें बुलवा लेती हूँ और मैं उनके साथ पॉडकास्ट करती हूँ। तो जब आपने ये मरहूम, अच्छा आप कहते मैं शायरी नहीं करता, आप बहुत अच्छे शायर हैं। थैंक यू मैंने सो मच। सुनी भी ये है। आपकी बड़ी जो है ना बड़ा नवाजी है, जरा नवाजी तो नहीं मैं कहूँगा। और वो जब शायरी आप सुनेंगे मुझे पता है कंफर्म वायरल होने वाली है। वो सिगरेट से जला के इस तरह से कोई आपका... मेरा नहीं है, वो किसी और का है। अच्छा, लेकिन वो किसी और का लेकिन वो मैं पेशे खिदमत कर देता हूँ। बड़ा खूबसूरत शेर है, वो गालिब के लेवल का शेर है। अच्छा। वो है कि उससे बिछड़ा हाँ। तो मैं उसकी सहेली का हुआ। वाह, शुक्रिया। उससे बिछड़ा तो मैं उसकी सहेली का हुआ। मैंने बुझती हुई सिगरेट से जलाई सिगरेट। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये इस तरह का म्यार जो है ना अब शायरी से खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, ये जो है ना वो अजीब अजीब सी शायरियां आ गई हैं अब। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब आपने ये तखल्लुस रखा तो आपके पेरेंट्स नाराज नहीं हुए कि ये तुमने क्या तखल्लुस रख लिया है भाई, चेंज करो? नाराज मेरे घर च वैन पै गया सी कि पुत्र एक ही हरकत है। उन्हें पता नहीं, काफी सारे लोगों को तो ये लगा कि मैं कोई इश्क में इतना नाकाम हो गया हूँ कि मैंने अपने नाम के साथ ही मरहूम रख लिया है। बल्कि हुआ ये कि
जब मेरी शादी हुई हाँ। तो मेरा एक दोस्त है बड़ा करीबी, उसने बड़ा ना सीरियस है मुझे कहा मरहूम हाँ अब तो ये मरहूम अपने नाम के साथ हटा ले। हाँ उसे लगा कि मेरे दुख खत्म हो गए हैं अब। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने सुना ही होगा कि कॉमेडियंस कहते हैं कि हम अंदर से बड़े दुखी हैं इसलिए हम हंसते हैं। एग्जैक्टली। बकवास बात है, सारे अंदर से बड़े खोचल हैं। आई एग्री। कोई दुखी शुखी नहीं है इनमें से। मेरा सारा दिन ही इनके दरमियान गुजरता है, कॉमेडियंस के दरमियान, और ये कोई दुखी नहीं है वाकई, ये अगले को दुख देंगे दुखी है नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो फिर रिसेंटली भी आप बता रहे थे कि आपकी अब्बा कह रहे शादी थे हुई कि नहीं अब्बा कह रहे थे कि अब तो बेटा चेंज कर लो। हाँ वो बिल्कुल कह रहे थे, बल्कि उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि कुछ और रख लो, कोई हाँ, अच्छा सा। और वो क्या कहा? उन्होंने कहा मासूम रख लो। मैं कहा मैं कितना बुरा लगूंगा अपना नाम मासूम रखते हुए। और दूसरा ये कि ये इस नाम की कमर्शियल वैल्यू बन चुकी है। अच्छा, ये इश्क में आपने नाकामी की बात की, तो जहां तक मुझे पता है आपके इश्क नाकाम नहीं हुए। नहीं, कुछ हुए भी हैं। अच्छा, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें नहीं बताए हुए। फिर। वो मैं नहीं बताए। नहीं। मेरी शादी हो गई ना फिर। तो माशाल्लाह यू हैव सच अ प्रिटी वाइफ, और बहुत ही अमेजिंग खातून है वो अपना कौन? भी बिजनेस कर। ज़ैनब की बात कर रही अच्छा, है, एक ही हाँ, एक ही हाँ, एक हाँ, ही हाँ, बीवी हैं आपकी। हाँ, तो उनका एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस भी है, द रैक कुट्योर के नाम से। मैं यहाँ पर मेंशन भी करूँगी, इंस्टाग्राम पे जाकर आपने उनका पेज ज़रूर विजिट करना है। एंडोर्समेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, बिल्कुल और ऐसा ही मैं है। अपने दोस्तों के बिजनेस को बहुत प्रमोट करती हूँ भाई, तो वो जाकर आपने देखना है। और उसकी स्पेशल बात ये है कि दे मेक क्लोथ्स फॉर प्लस साइज पीपल। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, और ये ज़ैनब पहले से कर रही थी या शादी के बाद उन्होंने शुरू किया? ये जरा सीरियस मूव लगे मेरा चेजा ले है ना कि शादी से पहले कर दी या शादी के बाद आपको देख के आपको किया। देख के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पहले मेरे ख्याल कोई 2017 से ये कर रही है। तो हमारी शादी 2021 में हुई है। 21 में ही हुई है। हाँ 21 में हुई है। हाँ नहीं, मैंने कहा ये ना हुआ हो कि शादी के बाद आपके कपड़े ही नहीं कहीं से मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई फिर मुझे खुद को ही एक क्लोथिंग लाइंस शुरू करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी है। असल में वो ज़ैनब का ये है ना कि वो बचपन से ही शी वॉज प्लस साइज, तो बाद में उसने अपना वेट बहुत कम कर लिया और वो शी लुक फिर सो क्यूट माशाल्लाह। मैं तो हैरान हुई थी जब आपने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने कहा नहीं, ये मुझे बंदा उल्लू बना रहा है, ये कैसे मान गई मरहूम से शादी के लिए? वो फोटोशॉप का कमाल है। आप जाने दें, मैंने देखा है। अच्छा, फोटोशॉप को? फोटोशॉप को नहीं, मैंने उन्हें डिफरेंट फ्रेम्स में देखा है। वो किसी शो पर भी आपके साथ तो अपेयर हुई थी। फोटोशॉप जो है ना वो हर फ्रेम पे इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे किसी ने गलत बताया कि एक फ्रेम पे इस्तेमाल हो जाए फोटोशॉप, तो उसके बाद आप फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते। माशाल्लाह, सो प्रिटी Yes, yes, माशाल्लाह। माशाल्लाह। कैसे हुआ ये? बस उसे को बदवा थी। अभी वो यहाँ है नहीं तो अब उनका वर्डिक्ट भी लेते हैं इस पर। बिल्कुल। बट हाउ इट स्टार्टेड, क्या? वेयर डू यू गाइज मेट, वेयर डिड यू गाइज मीट, और फिर क्या हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ? देखो भाई, एक ना बड़ी सीधी सी बात है, असल कहानी मैं बताऊंगा नहीं, और जो जो दूसरी कहानी है वो मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स में सुना दी। हमारी एक टिपिकल स्टोरी है। हाँ। वो हमारी जगह बताते हैं। फिल्मी है या नहीं? असल वाली तो फिल्मी है, पर वो मैं बताऊंगा थोड़ी, वो मैं अलग बताऊंगा। वो अच्छा ऐसे बताने वाली नहीं है। तो फिर रैक कुट्योर वो पहले से कर रही थी, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी में आए तो आपने भी उनके लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने देखी हैं वो तस्वीरें, हाँ ऐसे जी। खड़े में फुल ना वो बन के, वो सुल्तान राही जैसे अपनी फिल्मों में खड़े होते थे ऐसे। वो कहते हैं कि क्या एक्सप्रेशन को हीरोइन नाच रही है और आप ख्यालों में सोच रहे हैं कि हीरोइन नाच रही है, ऐसे इंटेंस एक्सप्रेशंस देख के आप खड़े में। मैं वैसे ही एक ना बेसिकली मासूम आदमी हूँ। आज जाने दें आप, मैं पोल नहीं खोलना चाहती यहाँ पे। रिसेंटली आपकी बेटी, नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं। कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी भी हुई अभी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत और शुक्रिया। उसके बारे में बात जरूर करना और चाहती यार, हूँ उसे कि पता नहीं किस किस्म के कैसे बाप हैं आप? कैसे पता लग जाता है उसे कि कैसे बाप हो तुम? मैं, ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटा होता था। मेरा ख्याल है कोई 25 साल का। 25 साल आपने इंतजार किया औलाद होने का? नहीं, 25 साल का मैं था तो एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने कहा कि मेरे वालिद साहब बहुत अजीम आदमी हैं। अब मसला ये है कि उसके वालिद साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा मैं एक दिन वालिद बनूंगा और अजीम बनूंगा। तो वालिद में बन गया, अभी कुछ अर्से में अजीम बनना है मैंने इंशाल्लाह। तो वो रातों को जगाती है। रातों से पता नहीं कैसे पता लगता है कि अब बस होंगे। हाँ, लेकिन अभी अच्छा age अच्छा ऐसी एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा ही है When you पॉडकास्ट। saw her, तो क्या पहली दफा जब आपने देखा उसको गोद में उठाया तो वो फीलिंग क्या थी?
अच्छा, जब मैंने पहली दफा देखा ना, मुझे ये लग रहा था कि मेरे अंदर ना ममता नहीं जागेगी। हाँ तो और वो हुआ भी यही कि जब मैंने देखा ना, मैंने कहा अच्छा सही है, कोई बात नहीं, अब हाँ हो गई है, पालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब मैंने उठाया ना, तो अचानक ही वो फिर चेंज हुआ। मैं कहो अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है। हाँ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जारी बात है, अब ममता पूरी आ गई है। हाँ। आप किस तरह से देखते हैं खुद को इस तरह आज से, से? इस तरह ये यूं करके ना, मेरे पास अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं। आप खुद को नहीं देख सकते, आप खुद को सिर्फ शीशे में देख सकते हैं और वो आपका असल इमेज नहीं है। आपको पता है ये बात? ये बहुत गहरी बात है। लाइक मैं आपको यहाँ बैठे हुए देख सकती हूँ बट मैं खुद को नहीं देख सकती। कभी सोचा यार है ये इस इस बारे तरह में? की सस्ती बातें फैला के लोग इतने मशहूर हुए हैं ना, क्या आप जानते हैं आप अपने आप को कभी नहीं देख सकते। नहीं, ओ पॉडकास्ट यार, करने का असल तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आंखें भी थोड़ी बाहर निकालिए। हाँ, इंडिया के बारे में कुछ बताएं। माँ कभी इंडिया गया है ना? इंडिया नहीं गए आप? अ, इनको क्यों बुलाया फिर? तो इंडिया ही नहीं गए। खैर, अगला सवाल पूछते हैं। हाँ, आपका जेल में वक्त कैसा गुजरा? शादी को 2 साल हुए, अच्छा वक्त गुजर रहा है। हाँ, ये बात सही की है, शादी जेल होती है। अच्छा, ये बताएं, आप एक्टर हैं, बहुत फिल्में की हैं आपने, कौन सी हीरोइन सबसे फसनी थी? मैं नहीं पूछ रहा, आवाम जानना चाहती है। यार वो मेरा एक दोस्त है डेविड, एक दफा वो लेके आया था 12 ग्राम हीरोइन, वो सबसे वजनी थी, वरना तो 1-1 2-2 ग्राम चलती है। कितना सच्चा है ये आदमी, कितना सच्चा है ये आदमी। बस मैं ये शादी तो हुई कि जेल से क्या घबराना, पर्चा ही हो जाएगा ना मैक्सिमम। आखिरी सवाल, मैं नहीं जानना चाहता, आवाम जानना चाहती है। बता इस्लाम कब कबूल करेंगे? भाई, मैं पहले से ही मुसलमान हूँ यार। इसको क्यों बुलाया? इसको उठाओ यहाँ से। अच्छा, ये तरीका है। ये तरीका है। एक और सवाल, हाँ, मैं नहीं जानना चाहता, आवाम मुझसे बहुत प्यार करती है, ये जानना चाहते हैं, महीने का कितना कमा लेते हैं? भाई इतना कमा लेता हूँ कि जिल्लत से गुजारा हो जाता है। भाई बहुत सच्चा आदमी है ये। अच्छा, ऐसे होता है पॉडकास्ट। ऐसे होता है पॉडकास्ट। आप उस दिन पूछ रहे थे ना मुझसे कि मेरे पास सारा इक्विपमेंट है, मैंने काम शुरू करना है, आज मैंने आपको सिखा दिया, बस शुरू कर ले, आप वायरल हैं, आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मिलियन हो जाएंगे जी। भाई, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाओ ताकि मैं अपने पॉडकास्ट शुरू करूँ। शुरू करो। मरूफ, आपका यूट्यूब चैनल है, आपने उसके ऊपर कुछ कंटेंट अपलोड भी किया हुआ है, बिल्कुल। आप क्यों नहीं कर रहे? यार ये ना काम जवान की मौत है, काम शाम मैंने नहीं करना, मेरे पे जब करनी है अल्लाह ने मेहरबानी करनी है और मुझे कहीं से पैसे दे देने हैं। ये जो होता है ना कि मैं काम करूं उसका मुझे फल मिले, ये मेरे से नहीं होता। ऑडियंस ना कंफ्यूज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि इस पॉडकास्ट में कब कोई सीरियस बात हो रही है और कब कोई मजाक हो रहा है। अच्छा, मरहूम को ना आपने इजी नहीं लेना। मरहूम इज़ अ वेरी गुड एक्टर और मरहूम ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म्स में काम किया हुआ है। लाइक व्हेन आई मेट मरहूम तो मैंने कहा यार ये बंदा एक्टर है और इसने इतनी बड़ी फिल्म्स की हैं। कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई स्टार वाला वो नहीं है कि भाई मैं स्टार हूँ, मैंने पाकिस्तान की इतनी बड़ी फिल्म्स में काम किया है। हाउ यू आर लाइक दिस हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। ये जो तुम जैसे लोग पॉडकास्ट करके चले जाते हैं ना, वापस जाते हैं अपनी टीम वालों से कहते हैं देखा कैसा चूना लगाया है। मैं बिल्कुल कर नहीं, मैं एक इंतहाई एरोगेंट आदमी हूँ और मैं कोई हम्बल हुम्बल नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ। मेरी टीम गवाह है कि मैं पूरा रास्ता आपकी तारीफें करती हुई आ रही थी कि ही सो अंडररेटेड। इतना काम करने के बावजूद आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। जो मेरे इस वक्त जहन में आ रही हैं फिल्म्स वो रेडी स्टेडी गो, तीफा इन ट्रबल और अभी रिसेंटली आपने की मनी बैक गारंटी। इसके अलावा क्या आपने कोई फिल्म्स की? अच्छा, इसमें जो रेडी स्टेडी गो है ना, ये तो वो रेडी स्टेडी नो है। रेडी स्टेडी नो है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर वो गो नहीं है? नहीं, गो नहीं है, वो नो है। रेडी स्टडी नो। अच्छा, ओके ओके, आई डिडंट वॉच दैट फिल्म। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं देखी वो अच्छा, मूवी। तो दोज़ख भी तू ही आएंगी। सॉरी, मैंने तीफा इन ट्रबल देखी हुई है, मनी बैक गारंटी भी मैंने अभी तक नहीं देखी हाँ, है। बेस्ट फ्रेंड, जाहिर बात है, बेस्ट फ्रेंड्स फिल्म ही नहीं देखी। मनी बैक गारंटी से मुझे याद है क्योंकि उस फिल्म में फवाद खान थे, तो ज़िशान के एक शो पे आई मेट फवाद खान। तो पहले तो मैं उनके पास जब मैंने उन्हें देखा वो एंटर हुए, आई डेंट नो के वहाँ पर वो होंगे, तो मैं ना ऐसे स्टार स्ट्रक हो गई। मैं सिर्फ उस बंदे को देखती रही, ही सो हैंडसम। मतलब वो जिस कमरे में दाखिल होते हैं वहाँ पर फिर सब सिर्फ उन्हीं को देख रहे होते हैं, उनकी ऐसी पर्सनालिटी है। अब ना मैं जब वापस थोड़ी सी सेंसेस में आई, मुझे रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये वाकई यहाँ पर मौजूद है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने जाकर इनसे बात करनी है, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ढूंढ रही हूँ मैं ना।
तो मुझे याद आया कि मनी बैक गारंटी में उन्होंने मरहूम के साथ काम किया, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर आई एम अ ह्यूज फैन और मैं ना मरहूम की छोटी बहन हूँ। तो हम साथ काम करते हैं होशियारिया में। उन्होंने कहा ग्रेट ग्रेट, और वो बहुत अमेजिंग है और बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने बहुत तारीफें की आपकी। ये उनका तो बड़ा मैंने आपको इस्तेमाल किया हुआ है जिंदगी में एक नहीं, कोई बार, मैं बात है। तो ये दोस्त claim कर इसीलिए ही सकती हूँ। होते हैं, दोस्त इसीलिए होते हैं कि आपने जहाँ पे मौका मिले इस्तेमाल करें। बल्कि हमारा एक दोस्त है अली आफ्ताब सईद, जी जानते हैं हम। शिट मैंने नाम ले दिया। हे अच्छा, हाँ। हे मेरी माँ ने एक पकाए दफा आलू अंडे, वो वाले अली एक दफा आफ्ताब। उनकी कॉल आई और वो फरमाते हैं हेलो फलां 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 काम फलां फलां। मैंने कहा हाँ हाँ फलां फलां हाँ। मैंने कहा हाँ। तो मैंने तो ये ना बस के नीचे दे दिए, तो हो सकता है तू थोड़ा सा गंदा हो जाए लेकिन मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड भाई। तो दोस्त इसीलिए होते हैं इसीलिए बेसिकली। होता है। और बाकी जहाँ तक फवाद की बात है, फवाद खान जो है ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, और इंसान वो उससे भी बड़े हैं। बात यह है कि वो एक शेर है ना कि जफर इंसान से हरगिज ना जानी हो, चाहे हो जिस कदर मर्द जूदो सखा, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो बेसिकली ये जो होता है ना एरोगेंस, ये तो वैसे ही आपको इंसानियत के दायरे से बाहर निकाल देती है। सही बात। एरोगेंस की तो खैर माफ़ी कोई नहीं है। और दूसरा जहाँ तक फवाद खान की बात है, उनकी बहुत मज़ेदार बात पता है क्या है? आमतौर पे ये होता है कि छोटा सा भी एक्टर है ना, उसे आप 2 बजे का टाइम देगा ना तो उसने आना है 5 बजे। फवाद खान का ये सीन होता है कि उनका ये होता है कि 6 या 8 घंटे का वो डिसाइड कर लेते हैं कि 6 घंटे या 8 घंटे अपने काम करवाने हैं। 2 बजे का कॉल टाइम है ना, और अगर 6 घंटे डिसाइडेड है तो वो 2 बजे से 5 मिनट पहले सेट पे होंगे। वाह। कोई सेट पे है या नहीं है, और फिर आपका काम हुआ या नहीं हुआ, कमिटेड टाइम पे वो चले जाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे यही पॉलिसी हमें होशियारिया में भी अप्लाई करने की जरूरत है। जनरली अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री में ये पॉलिसी अप्लाई हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। टाइम भाई बहुत कीमती है, आपका अपना भी और दूसरों का भी। बिल्कुल। जिसको उसका एहसास नहीं है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सेल भी कर सकता है जिंदगी में। सो आपने बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं, तो आई वांट टू नो आपका एक्सपीरियंस और स्टार्स के साथ काम करना, वो सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो ये हुआ कि मैंने बेसिकली आई एम अ लॉयर, तो मैंने 2010 में लॉ प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद हुआ ये कि मैं 2013 में, मेरा कज़न है हिशाम बिन मुनव्वर, हमने साथ रहना शुरू किया। वो भी छड़ा था, मैं भी, तो हम एक फ्लैट में दोनों लोग रहते थे लाहौर में। लाहौर में, हाँ जी। बेसिकली यू आर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। हाँ मुजफ्फरगढ़, ओके। तो अब जब यहाँ पे रहना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि ये जो मेरा कज़न है ना, इसने तो कोई फिल्म पढ़ी हुई है। फिल्म भी पढ़ते होते हैं लोग, बड़ी बात है। उसे BNU से रिसेंटली किया था ग्रेजुएट फिल्म एंड टीवी में। अब हुआ ये कि साथ ये भी पता लगा कि इसे अभी कोई रिसेंटली प्रोड्यूसर मिला है और वो ये कोई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने फिल्म लिखना शुरू की, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट उसने लिखा, कोई 3 साल लगाए उसने, और वो उसके स्क्रिप्ट में नज़र भी आते हैं कि 3 साल लगे हुए हैं। 2016 में जब हम पहुंचे तो हुआ ये कि कास्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इस पे एक ज़रूरी बात ये कि जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था तो उसमें एक बेवकूफ़ से वकील का कैरेक्टर। अच्छा। अब वो होता ये था कि वो मुझे ना अक्सर पूछता था कि यार ये वकील का सिचुएशन ये है कि ये इसके पास बंदा है, हाँ। और इसने ये मशवरा लिया है, तो ये क्या मशवरा देगा, तेरे पास अगर आएगा तो तू क्या मशवरा देगा। मैंने बताया मैं ये मशवरा दूंगा। फिर आगे से ना वो मुझे कहता यार ये तो तू सही वाला मशवरा दे रहा है ना, जिस तरह का तू वकील है बेवकूफ़ टाइप का, तू उस तरह का बता ना, तू क्यों सही मशवरा दे रहा है। फिर मैं उसे बताता था, तो बाज़ दफ़ा उनमें से कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी। तो जब कास्टिंग शुरू हुई तो मैंने कहा कि यार ये वो मैं इसका दूं ऑडिशन। उसने कहा कि यार बात यह है कि मैं वाकई चाहता हूँ कि तू ये करे, अच्छा। लेकिन जाहिर बात है प्रोड्यूसर को कोई बड़ा बंदा चाहिए, और वो जो है तो नहीं हो उसने सकता। अपनी फिल्म बेचनी है भाई, हाँ, खुद नहीं देखनी। अच्छा, हुआ ये कि उसने कहा कि तू ऑडिशन दे दे। हाँ। अब ऑडिशन हुए तो ऑडिशन में मज़ेदार बात ये हुई कि मैं क्योंकि पूरे प्रोसेस का हिस्सा था, मुझे पूरा स्क्रिप्ट ज़बानी याद था, मुझे अभी भी वो पूरा स्क्रिप्ट ज़बानी याद है। तो क्योंकि वो वाला मेरे पास एज था कि मुझे याद था, तो जब मैंने ऑडिशन दिया ना तो उस वक्त जो 10-12 लोग आए हुए थे उनमें से तो मेरा बेस्ट हो गया। अब उनमें से बेस्ट हो गया तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार ये तो सही कर रहे हैं, इसे करवाते हैं। मेरे साथ जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती हुई वो ये थी कि दरम्यान में कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हुई कि हिशाम ने कांटेक्ट किया नसीरुद्दीन शाह साहब से। अच्छा। और उनसे कहा कि जी ये स्क्रिप्ट है और ये हमारी एक छोटी सी फिल्म है, तो हम चाहते हैं कि आप ये करें। बड़े वो स्पोर्टिव आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जी आई वुड लव टू डू इट, लेकिन ये पूरा साल मेरा बिजी है, तो मैं अगले साल फलां महीने में जो है ना अवेलेबल हूँगा, तो हम तब इस पर बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं करूँगा, बात कर सकते हैं। खैर वो उतना टाइम नहीं था, फ़ौरन शुरू करनी थी, तो नहीं उनके साथ बहरहाल हुआ। फिर एक
और बहुत सीनियर एक्टर हैं पाकिस्तान के और बड़े ज़बरदस्त, उनके साथ डिसाइड हो गया कि वो कर रहे हैं। सही है, उनके साथ भी कोई डेट्स का इशू हुआ या कुछ इस तरह से हुआ तो खैर वो भी ठीक है, साइड वो पे भी हो नहीं गया। हुआ। अब फिल्म फौरन शूट होनी है, प्रोड्यूसर ने और वो जो पूरी टीम थी कास्टिंग वाली, उन्होंने बैठ के सारे ऑडिशन देखे, उन्होंने कहा कि यार ये मरहूम से करवा रहे हैं। हाँ तो इस तरह से मुझे ये करेक्टर मिल गया। हाँ मजेदार बात ये कि वो फिल्म का शूट एक्चुअली 1 साल डिले हो गया, लेकिन क्योंकि मैं फाइनल हो चुका था तो मैंने ही किया। मतलब वो बाकी लोग जो है जो आ सकते थे इसमें, वो खैर उन्होंने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था मेरे लिए। तो मैंने जब ये किया तो वो फिल्म ये रिलीज हुई थी 2019 में। उसके बाद ये हुआ कि 2000 ये कौन सी फिल्म की बात कर मैं रहे हैं हम? पहले अपनी पहली फिल्म रेडी स्टडी नो रेडी स्टडी नो की, ओके। तो उसके दौरान हुआ ये कि हमारे एक दोस्त इसमें आमना इलियास भी थी? आमना इलियास, हाँ जी। हाँ, ओके। तो हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं रिजवान, उन्हें हिशाम ने दिया अपनी फिल्म का प्रोमो कि ये किसी को पिच करने के लिए फाइनेंसर को या कुछ इस तरह से, तो ये आप अपने पास रख लें, अगर कोई हुआ तो बताना। बस वो किस्मत में लिखा हुआ था, वो इत्तेफाक से उसी वक्त हमारे घर से निकले, अली जफर के दोस्त थे, अली जफर के घर गए हैं। हाँ। और उसे कहा कि यार ये देखो ये इतना लड़के ने फिल्म बनाई और ये। हाँ। उससे 2 दिन पहले ऑडिशंस खत्म हुए थे तीफा इन ट्रबल के, और 1 हफ्ते बाद शूट था। अच्छा। उन्होंने देखा, उनका ये कौन है? उन्होंने कहा कि जी ये वो मरहूम है, वहीं पे हिशाम के साथ रहता है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसे बुला लो ऑडिशन के लिए। साथ ही कॉल आई। अब अली जफर ने नंबर उसे लेके खुद कॉल की, अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा बड़ा गोल्डन, मैं कहा वालेकुम सलाम। उस वक्त हम वकील होते थे, जरा बदतमीज होते थे। हाँ जी वालेकुम सलाम, कौन है? मरहूम अभी रिजवान आपके पास है, मैं अली जफर बात कर रहा हूँ। तो रिजवान ने मुझे आपका वो क्लिप दिखाया है। कौन अली जफर? मैं कहा जी, अब मुझे समझ आ गई मुझे। कहते अली जफर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं कहा अली जफर, अब मैं कहा जी जी हाँ जी अली भाई क्या हाल है? अंदर से लड्डू फूट गए। कहते यार वो मैंने देखा, मुझे आपका काम पसंद आया, तो वो हम फिल्म एक बना रहे हैं तीफा इन ट्रबल, तो आप आ सकते हैं ऑडिशन के लिए। मैंने कहा स्केड्यूल देखना पड़ेगा, ये दिल में मैंने सोचा कि ये कहता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ये बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा जी कब आ जाऊँ? अभी आ सकते हैं? मैंने कहा कि अच्छा इतना क्विक चल रहे थे वो। मैंने सोचा मैं कहूँ कि अभी तो बहुत मसरूफ हूँ, 1-2 दिन का टाइम है। मैंने कहा जी जी आ सकता हूँ। मैं कहा ये ना हो ना कि आहो। तो खैर उसी वक्त मैं उनके घर फेज 6 गया, वहाँ पे अली जफर का घर फेज 6 में है, ठीक है। हाँ, फेज 6 कश्मीर ब्लॉक, इकबाल टाउन, लाहौर। अच्छा, तो वहाँ मैं गया। वहाँ पे SNI भी मौजूद थे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, रिजवान भाई भी थे, अली जफर भी थे, और अली जफर के भाई दानियाल भी थे। तो मैंने ऑडिशन दी, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा कि जी ये आपको कितनी देर चाहिए? अब मसला ये है कि मुझे ना अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। ये जो होता है ना मैंने कैरेक्टर में ढलना है, ये ना मुझसे होता है, ना मैंने जिंदगी में मेथड एक्टिंग करूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। मैंने पढ़ा, मैंने कहा जी कर देता हूँ। मैंने कहा टेक योर टाइम। मैंने कहा आई हैव टेकन माय टाइम। उसकी वजह अगेन वही कि गलतफहमी अपने बारे में है कोई नहीं। यही जो मुझसे भी हो जाना है ना, मैंने महीने बाद भी आऊंगा तो यही होगा, यही होगा। एग्जैक्टली या ये इतनी सच्ची बात की है ना, तालियां। खैर वो मैंने किया और मुझे लगा कि इन्हें पसंद आया, क्योंकि वो उस पर हंसे। अब उसकी उन्होंने वीडियो बना ली। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आप अब सही किया आपने, आप ठीक है, फिर अब आपको हम अंदर से उन्होंने कहा यार कितना अच्छा किया है। हाँ हाँ सही किया आपने। मैंने कहा आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैं कहा जी थैंक यू सो मच। गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चलाई गया वापस अपने घर। एक और जगह पे एक और फेज में जा रहा था, हर सारे फेजों के एड्रेस बता दिए। अच्छा, तो जा रहा था, रास्ते में अभी घर में नहीं पहुंचा था, 15 मिनट हुए होंगे, तो मुझे कॉल, अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा अब नाम भी नहीं बता रहे ना? मैं आसिफ मलिक बात कर रहा हूँ, तीफा का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या समथिंग। तो वो या आपने ऑडिशन दिया है तीफा के लिए? मैं कहा हाँ जी। अच्छा वो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका हो गया है वो, तो हमारा परसों से शूट है, तो आप अवेलेबल हैं? अब मैंने सोचा कि मैं कहूँ नहीं मेरे तो केस लगे हुए हाई कोर्ट में, मैं तो नहीं आता। मैं कहा जी जी सर 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 बिल्कुल 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 कर हूँ अवेलेबल। पैसों की बात कर ले? मैं कैसा पैसों की बात क्या करनी है, जो जनाब हुक्म करेंगे ऑर्डर करेंगे हाजिर है। तो बहरहाल इस तरह से मुझे तीफा मिल गया, और उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ रिलीज तीफा मेरी पहली फिल्म थी, 2018 में रिलीज हुई। और रेडी स्टडी नो उसके बाद रिलीज उसके बाद 2019 में, एग्जैक्टली 1 साल बाद। इस तरह से हुआ कि 20 जुलाई को तीफा रिलीज हुई थी, और 19 जुलाई को उससे अगले साल रिलीज। और टोटल 3 फिल्म्स की हैं आपने? नहीं जी, मेरी जो फिल्म रिलीज हुई है वो तो अभी तक 4 हुई हैं। रेडी स्टडी नो, तीफा इन ट्रबल एंड टिच बटन। टिच बटन, ओके। और उसके अलावा वो जो अभी पाइपलाइन में है, 2 ऐसी फिल्म है जिनका शूट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक है अभी,
और दूसरी है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। और कुछ फिल्म है जिनका शूट चल रहा है, उसमें से एक है मनी बैग गारंटी के डायरेक्टर फैसल भाई ही बना रहे हैं, अरिफ नून वो है। और दूसरी अब दूसरी का पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, उसकी वजह ये है कि वो पता नहीं मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ। ओके, वो नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो मतलब है रावलपिंडी एक्सप्रेस। उसकी वजह ओके। ये कि मेरा 2 दिन का उसमें शूट हुआ था, लेकिन बस वो आपने ना आई एम नॉट मुझसे श्योर। इजी होकर बात करनी है। मैंने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू ही नहीं किया कि मैं कोई कंट्रोवर्सीज निकलवाऊं। हाँ, अगर कोई खुद चाहे तो जरूर आप मुझसे राब्ता करें। हम आपकी मैं चाहता हूँ भाई कंट्रोवर्सी बनाई जाए यार, प्लीज प्लीज। मेरे को बचपन से शौक था, अपन हमेशा कहते हैं कि अपन एक दिन कंट्रोवर्सी बनाएगा। अभी बन जाएगी, आपको भी पता भी नहीं चला, कुछ हो गया है बीच में, हमने ऐसा कर दिया, उसकी कंट्रोवर्सी निकल आएगी। चलें आपकी कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, पता नहीं इस बात में कोई कंट्रोवर्सी निकलती है या नहीं निकलती है, अली जफर के साथ काम किया आपने। जी बिल्कुल। अली जफर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इज़ ही एज अ पर्सन, एज अ को एक्टर, कैसे हैं वो, सेट पे कैसे होते हैं? अगर मैं एक लफ्ज उनके बारे में कहूँ तो अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। हुआ ये था कि जब तीफा का शूट हो रहा था, मुझे तो उससे पहले वैसे रेडी सेडी नो में भी काफ़ी बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन मुझे सुपर स्टार्स जो हैं हमारे, उनके साथ काम करने का मौका मुझे तीफा में ही मिला। तो मैं बड़ा कंफ्यूज इस बारे में था कि यार ये तो सारे के सारे एस्टेब्लिश लोग हैं और मैं वाहिद बंदा हूँ जो नया सा और जिसे कोई जानता नहीं, तो मुझे तो बड़ा मसला होने वाला है। मुझे पूरे सेट पे इंक्लूडिंग अली जफर, इंक्लूडिंग एहसन भाई जो डायरेक्टर हैं, किसी ने फील करवाया ही नहीं कि तुम हमसे जूनियर हो। बिल्कुल बराबरी की सतह पे रख के उन्होंने ट्रीट किया और बल्कि सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता लग रहा होता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कैमरे को कैसे फेस करना है, लाइट कट तो नहीं रही वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें वो मुझे बताते होते थे कि यार ये थोड़ा सा इधर आके डायलॉग बोलो, यहाँ पे लाइट कट रही है तुम्हारे, अच्छे नहीं आओगे। खैर अच्छा मैं फिर भी नहीं आया, लेकिन नहीं नहीं, वो अमेजिंग इन दैट मूवी। थैंक यू सो मच। तो अली जफर जो है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल, इजी गोइंग है, वेरी इजी गोइंग एंड वेरी डेडिकेटेड, और काम के बारे में पैशनेट आदमी। तो अली जफर से भी आगे बढ़ते हैं, माया भी थी। जी माया भी थी, बिल्कुल। माया कैसी थी? माया की भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, वेरी प्रोफेशनल, वेरी फ्रेंडली, सब लोगों के साथ सेट पे, मतलब को एक्टर्स की तो बात ही एक अलग है, इवन जो स्टाफ होता था उसके साथ भी बहुत फ्रेंडली और बहुत इजी गोइंग। ऐसे तो मैं सबके नाम लेती जाऊंगी और आप यही कहते जाएंगे, तो फिर खुद ही बता देंगे बुरा कौन था। यार एक ऐसा बंदा था भाई, जिससे बारे में मैं आपसे पूछ रही थी कि यार कि कोई ऐसा बंदा रहा है जिसने आपको बिलिटल फील करवाया हो कि भाई तुम न्यू कमर हो, आउटसाइडर हो, हमारे साथ तुम्हारा कुछ नहीं है भाई। जो मेरे ख्याल में वहाँ पे सबसे एक अजीब आदमी था ना, जिसके साथ बात करते हुए भी मसला होता था, उसे चीज़ें भी नहीं समझ आती थी और वो सारा को ये शो करवाता था कि तुम कुछ नहीं हो और मैं बड़ी चीज़ हूँ। यार उसे हर बंदा तंग था, वो था मरहूम अहमद बिलाल। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वाकई किसी का नाम लेंगे यार, मरहूम तो ये ऐसे किसी नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। ना मानो ए मेरे तारी अपनी। नहीं यार, मुझे बताएं, कोई तो कंट्रोवर्सी दे के जाए ना। आपने भी खुद कहा कि आपको बचपन से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का शौक। कंट्रोवर्सी करने का शौक तो है, उस पर सबसे जो गलत वो अली आफ्ताब सही, तो उस पर बड़ा गलत आदमी हाँ, था और उसके यार। बाद आप उसे कॉल करके कह देंगे कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा नाम ले लिया मैं था। तेन बस दे थले देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही नाम ले, बट कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर किसी एक्टर ने ये फील करवाया हो कि मैं सीनियर हूँ और मेरी चलेगी यहाँ पे, हु आर यू, या आपको बिलिटल किया? बिल्कुल बिल्कुल, इस सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बिलिटल करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ बड़े सीनियर लोग हैं। जाहिर बात है नाम तो उनका लेना मुनासिब नहीं हाँ, है, लेकिन बड़े एस्टेब्लिश्ड 2-3 एक्टर्स हैं जो जनरली जो है उनके साथ कोई भी काम कर रहा हो, स्पेशली कोई नया बंदा, तो उसे ये शो करवाते हैं कि यार तू कुछ भी नहीं, और बात बात पे स्नैप करना, और ये है कुछ लोगों की आदत। नाज़रीन 4 फिल्में की हैं इन्होंने, देख लें कौन कौन थे, पर गेस कर लें कि वो कौन होंगे। नाजरीन बंदे दे पुत्र बनना, नाजरीन बंदे आहो एवं मैं राहुमा मन ना मर जा। अच्छा, ये ख्वाहिश है दिल में कि नहीं कोई... नहीं ये नहीं है यार, ये थी लेकिन अब नहीं है। मैं जो पूछने वाली हूँ मुझे पता उसकी ख्वाहिश है अच्छा कि एक रोमांटिक नंबर करूं और ऐसे बाल उड़ रहे हो और हीरोइन की साड़ी का पल्लू उड़ रहा हो। मैं एक बात बता दूं भाई, हाँ।
दोस्त का पता है तभी लगता है कि जब कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। भाई इतना मुखलिस मेरे साथ जिंदगी में कोई नहीं रहा है। मैं माय बेस्ट फ्रेंड भाई, वेरी गुड है ये ख्वाहिश मुझे बिल्कुल है ख्वाहिश, बिल्कुल है, क्यों कि नहीं मैं भी एक चॉकलेट बॉय के तौर पे जानना चाहूँ। मैं चॉकलेट बॉय के तौर पे ना जाना चाहूँ बेशक, लेकिन आइटम नंबर मेरा किसी चॉकलेट नंबर के साथ हो जाए ये मैं चाहता हूँ। आइटम नंबर चॉकलेट नंबर के साथ तो ये बहुत ख्वाहिश है दिल में, बचपन से ख्वाहिश है। घर से जूते पड़ेंगे लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा। वन एक्ट्रेस जिसके साथ आप रोमांटिक नंबर करना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और बॉलीवुड में भी हो सकती हैं। वाकई हॉलीवुड में होते नहीं रोमांटिक नंबर्स, वहां पर मतलब गाने नहीं होते। मैं गाने की बात करूं, इसलिए सिर्फ आपके पास ऑप्शन या लॉलीवुड है या बॉलीवुड है। भाई करेगा कतरीना के साथ। हाँ, हाँ चिकनी चमेली वो उसने नाम जो भी फूल को जो भी नाम दे दो वो फूल ही या रहता शीला की जवानी, है। इनसे कोई आगे की चीज सांस में मेरी हाँ सांस नहीं, मिली ये तो बहुत पिछली चीजें हैं। अच्छा, इससे आगे की कुछ गेम और है। आएगा। हाँ। ओके, और अगर पाकिस्तान में कोई हो तो पाकिस्तान में वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, किसी के साथ भी हो जाए वेरी गुड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश पूछें तो मैं विषयात के साथ करना चाहूंगा। महविश के साथ आपने अभी तक कोई काम नहीं किया या किया है? नहीं नहीं अभी तक नहीं किया। ओके, अच्छा, ये जो मनी बैक गारंटी थी, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे एक्टर्स थे। मतलब मैंने कुछ रिव्यूज ऐसे देखे कि लोग कह रहे थे कि जितने इंडस्ट्री में लोग थे वो सारे ही मनी बैक गारंटी में थे। ऐसा ही है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ज़रूरत थी स्क्रिप्ट की इसलिए इतने सारे लोग थे, या आपको अपना स्क्रीन टाइम सही मिला तो यू वर फाइन विद इट? अच्छा, इतने सारे लोगों की ज़रूरत थी तो रखा गया, ये बात इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे लोग थे और फिर फैसल भाई ने यही कोशिश की कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं मुझे निकाल के वो उसमें कि मैं ज़रा मुनासिब रेट में आ रहा था इसलिए मुझे रख लिया गया, बाकी जो अच्छे लोग थे उन्हें रखा गया। तो कोई बंदा एक्स्ट्रा नहीं था, जिसे जो रोल दिया गया उसमें बड़ा वो प्रिसाइजली फिट होता था। तो मेरे ख्याल में अननेसेसरी कुछ भी नहीं था उसमें। मनी बैक गारंटी बड़ी ही ज़बरदस्त लिखी हुई और बड़ी मेरे ख्याल में क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म गई है। आपके करियर की अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट रहेगी हमेशा, और मेरा ख्याल है कि वो आपकी कैप में एक फेदर भी लगा हुआ है उसका, वो जो डिज्नी लाइसेंस्ड अलादीन का थिएटर और उसमें आपने जीनी का रोल किया है। बिल्कुल मेरा, हम सब का, हम जितने भी 90s किड्स हैं, अलादीन से ज़्यादा हमारी जो बॉन्डिंग थी और हमारा जो टिल्ट था वो जीनी की तरफ था। बिल्कुल। आपको ये रोल कैसे ऑफर हुआ और कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस थिएटर का? क्योंकि थिएटर मेरा ख्याल है वो आर्ट फॉर्म है जो अब उस तरह से नहीं रहा है, उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। मतलब पहले ज़माने के थिएटर्स के बारे में हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आया कि वो जब डबल स्टैंडर्ड जोक्स और वो सारी चीज़ें आने लग गई और आर्टिस्ट भी उस तरह के नहीं होते थे थिएटर में, तो वो कहीं फेड आउट होता गया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बड़े अच्छे थिएटर्स आ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो वाला बेंचमार्क नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हुआ ये कि मैंने कभी थिएटर नहीं किया, ये कभी भी नहीं कभी नहीं किया। ये मेरा जिंदगी का पहला थिएटर था जो मैंने इसी साल जनवरी में किया है। और म्यूजिकल था? म्यूजिकल था, हाँ जी हाँ जी, उसमें गाना भी पड़ा। हाँ। और फिर अंग्रेजी में भी था, बायलिंगुअल था। एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर। इस पर हम बाद में बात करते हैं। मैं हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मेरा चेहरा लगाने लगी है नाज़रीन। तो हुआ ये कि ये बात है पिछले साल दिसंबर की, यानी कि दिसंबर 22 की। ऑडिशंस हो रहे थे अलादीन के। मैंने देखा कि ये म्यूज़िकल है, मैंने कहा म्यूज़िकल है, इसका मतलब मेरी तो कोई गेम नहीं है भाई, इसमें मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ना ऑडिशन दे देने चाहिए। मेरा ख्याल है 15 सितंबर की बात है या 10 सितंबर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। जब मैंने अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, ऑडिशन देने के लिए आ जाए, फर्स्ट ऑडिशन देने के लिए। तो उसमें हुआ ये कि मेरी छोटी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ज़ाहिर बात है मुझे कॉल आई, मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये बात। पहले कभी आपने शेयर भी नहीं की। तो हुआ ये कि वो खैर मैं शी इज फाइन नाउ? नो, शी इज़ नो मोर। अच्छा, तो वो हुआ ये कि आई एम सो सॉरी। इट्स ऑलराइट, कम ऑन। तो फिर हुआ ये कि वो मैं रूम में गया उसके पास, तो मैंने बताया यूँ कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा जाओ ना, ये तो बहुत अच्छा है, अलादीन का वो है, ऑडिशन दो। मैं कहा मैं नहीं जाना। खैर उसने मुझे बहुत ज़बरदस्ती भेजा, मैं जाके किसी ना किसी तरह से ऑडिशन दे के आ गया।
अब मैं ऑडिशन दे के आया तो 23 दिसंबर को मुझे कॉल आई कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आप फाइनल ऑडिशंस के लिए आ जाएं। मैं कहा कब आऊँ? उन्होंने कहा जी कल आ जाएं। तो जो है खैर दैट नाइट 23 को शी पास्ड अवे माय सिस्टर। तो फिर मैंने उन्हें खैर बताया कि ऑब्वियसली आई एम नॉट कमिंग। फिर हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक और डेट दी, और क्योंकि मेरी बहन ने मुझे भेजा था ऑडिशन देने के लिए, तो ये तो मैंने करना ही था। तो उस डेट पे मैं गया। खैर मैं वो गया तो जारी बात है अभी कुछ ही दिन हुए थे, तो आई कुडंट परफॉर्म प्रॉपरली, तो वो नहीं हुआ मेरा। उन्होंने कहा कि जी सॉरी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर हुआ ये कि रिहर्सल्स शुरू हो गई उनकी, और 15 जनवरी को मुझे कॉल आई कि वो जो था उसके लिए आप अवेलेबल हैं अभी। अब और बहुत सारे काम चल रहे थे और जिसमें पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे, तो वो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं हूँ अवेलेबल, मैं कर सकता हूँ। खैर मैं गया, उन्होंने मुझे उतने पैसे बताए जितने मेरे ख्याल में दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो मैं वहाँ से मुझे एक दिन के मिलते, और ये पूरे प्रोजेक्ट के उतने पैसे थे। लेकिन अगेन फॉर द सेम रीज़न आई सेड यस, और मैंने वो फिर किया। तो एक दफ़ा मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर वो जब रिहर्सल चल रही थी तो दरम्यान में कोई इसी रोल के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो वो जो पहले वाले जिनी थे उनके साथ कोई इशू हुआ, पता नहीं क्या, या इनका नहीं, उनको समझ नहीं आया, तो वो रिप्लेसमेंट हुई और फिर मैं आ गया। तो मुझे लगा कि ये मुझे आई डिड इट फॉर हर, फॉर सायरा। एग्जैक्टली यही मैं बोलने वाली थी कि ये उन्हीं की वजह से हाँ जी, चीज़ें इस बिल्कुल। तरीके से प्लान आउट हुई। बिल्कुल ऐसे ही। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है हाँ इस जी। डिज़ीज़ की वजह से। तो क्योंकि ये ऐसी मौत नहीं है कि जिसमें आपको पता हो कि हाँ कि कोई रीज़न था ना, कैंसर क्योर भी नहीं हो पाता, वो उसके सेशंस। हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू? हाँ इट वाज रियली हार्ड, लेकिन वो हार्ड होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ना एक अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था। मेरी जो बहन है वो और हम भी, मेरे ख्याल में वी स्टूड वेरी स्ट्रॉन्ग। हम शी वॉज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ऑल द टाइम, और एंड तक कहने के हम लोग भी और वो खुद भी बड़ी पॉजिटिव रही, और जर्नी वो जो है ना हमने बड़ा मेरे ख्याल में स्ट्रांगली गुजार लिया था। बहरहाल वो तो ऐसी डिजीज़ है, काफ़ी सारे लोग हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, आई नो सच पीपल, और जारी बात है वो नहीं भी वो हो पाते हैं। स्टेजेस का भी होता है ना कि आपको कब पता चला है कि आप किस स्टेज ये पर बात हैं। भी सही है, लेकिन अगेन वही बात है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फर्स्ट स्टेज पे भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और ऐसे भी देखे हैं जो फोर्थ स्टेज की भी फाइनल पीक पे सर्वाइव कर गए। तो ये तो फिर जैसे अल्लाह लिखा हो के काम है, ऐसा ही है, बिल्कुल उसकी मर्जी है, बिल्कुल जिस ऐसा ही तरह है, से उसने प्लान किया होता है हम सब ने एक ना एक दिन जाना है। ऐसा ही है। अच्छा, सो आप लॉयर हैं बिल्कुल, और आप पैसे लेके झूठ बोलता हूँ। लेकिन आप अब तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना? अभी ये है कि मैं हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन वही जो मेरे पुराने केसेस कुछ चल रहे हैं वो मैं कर। किस चीज़ के लॉयर हैं? इसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना, कौन से केसेस डील करते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप तलाकें करवाने वाले हैं। अच्छा, मेरा जिंदगी का पहला केस जो है वो तलाक का ही था। मुझे मैंने अपने एक दोस्त की फुफ्फो की तलाक कराई थी। फुफ्फो की क्यों? उन्होंने लेनी थी, और क्या, मैंने थोड़ी कहा था कि पप्पो आओ आपकी तलाक करा दो, फ्री में करा दूंगा। ये इस तरह थोड़ी होता है, 2 तलाकों के साथ एक फ्री। अच्छा, तो हुआ ये कि मैंने फिर खैर वो तलाक उनकी करा दी। 200 रुपये उन्होंने मुझे फीस भी दी थी। कितनी? 200 रुपये। वो तो वैसे ही उन्होंने दे दी थी कि बेटा ये रखो। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। खैर वैसे तलाक करवाने की क्या फीस है? तू ज़ेन बना, तू 5 पैसे तो टेंशन नहीं लेनी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। यही कहते हैं कैमरे पे लोग, यही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है मेरी। वाकई? हाँ जी। निशान भाई जरा थोड़ी देर के लिए बात जाए, जरा मैं असल बात पूछना चाह रहा हूँ। यार डिफरेंट रेट होते हैं, ये तो क्लाइंट के हिसाब से होता है ना। अच्छा, 10,000 से लेके 2 करोड़ तक। अगर अमीर क्लाइंट है तो अमीर तलाक होगी। अमीर तलाक होगी कम से कम 5-7 लाख रुपए में। ओए होए होए यार, बड़ा रेट। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं जो लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रहा था जिसे हाँ, कहते हैं, वो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ की, और कॉर्पोरेट में भी फिर एक स्पेशल चीज़ है एनर्जी लॉज, यानी कि ऑयल गैस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है।
लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे जाती तौर पे पसंद रही है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मैं खुद करता रहा हूँ। ये मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये होती है कि जिसमें आपका डायरेक्टली कोई राइट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आप फॉर द पब्लिक एट लार्ज, फॉर देयर गुड और अभी आप कर रहे हैं ये? हाँ जी, वो मैं कर रहा हूँ। नाज़रीन, मुझे इस बारे में कख नहीं पता और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने के मैं लिए। आपको मुझे एक लगता है मिसाल कि दे देता मुझे हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं हाँ। मिसाल लेती हूँ आपकी, हाँ। अगर आपको कोई काम पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मरहूम का वो नंबर दे दूंगी जिस पे आपको इस तरह के कोई मसाइल हो तो आप, मैं जान हो गया। फुल आपका ना बिजनेस चमका के यार जानना ये तो चाहती बहुत ही अच्छी बात है, यकीन करो, मतलब यानी कि वेरी गुड। हूँ। मिसाल क्या थी? हाँ, मिसाल ये थी कि 2016 में फिल्म आई थी मालिक। मालिक फिल्म गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी जी। तो भाई ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, भाई के होते हुए भाई ने एक केस फाइल किया, अहमद बिलाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें मैंने कहा कि जी ये बैन रिमूव किया जाए। कोर्ट ने कहा बैन रिमूव्ड। वाह, तो भाई ने मालिक फिल्म मतलब का यू बैन, वन द केस। आई डिड। बल्कि इवन जावेद इकबाल, माशाल्लाह। बल्कि अभी रिसेंटली जावेद इकबाल बैन हुई थी, हाँ जी, उसका भी केस मैंने, यासिर हुसैन वाली। जी हाँ जी, उसका भी मैंने केस किया और कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसाइड किया था। माशाल्लाह यार, दैट्स सो ग्रेट। अगर आपकी कोई फिल्म है जो बैन हो गई है या कोई फिल्म बैन आप करवाना चाहते हैं, हाँ, सही बात है। दोनों सूरतों में यू कैन कांटेक्ट मरहूम। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आप लॉयर हैं, आप एक्टर हैं और आप गाते हैं। मैंने आपको सेट पे, यार वो तो वैसे ही बंदा गा ही लेता, रोना और यार गाना मैं किसे और नहीं आता। आरजू गाना शुरू करते हैं और साथ ही मरहूम की आवाज भी मिल जाती है, तो हमें तो ऐसे ही लगा है कि आप भी सिंगर हैं। नहीं, वो तो इस तरह की मेरी आवाज होती है, ला 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 ला, मजा आ ला ला ला, जम के मजा आ ला। एक अंग्रेजी गाना आप गा रहे थे एक दिन, वो बहुत अच्छा गा रहे थे आप। मैं हाँ हाँ, वो मैं फिर ना मुंह जिंगा करके गा रहा हूँ, वो मैं वर्ष गाता नहीं हूँ। पता नहीं कौन सा यार। वाला था? हाँ, वी विल रॉक यू। वो तो हमने मिलके गाया था ना। नहीं, वो आपने अकेले ने गाया था, हमें सिर्फ इतना आता था कि वी विल रॉक यू। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मैंने वो वीडियो भी शेयर की है। सो ही इज अ गुड सिंगर एज वेल, लेकिन मेरा ख्याल है अंग्रेजी गाने गाते हैं, क्योंकि मैंने उर्दू गाने आपको गाते हुए नहीं सुना। अंग्रेजी गाना में ना पता नहीं लगता कि इसकी आवाज कैसी है, इस वजह से अपन गाता है अंग्रेजी तो गाने। ट्रिक है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, थोड़े बहुत सिंगर भी हैं और शायर भी हैं। शुक्रिया शुक्रिया। शायरी पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं कॉमेडी डिस्कस करना चाहती हूँ। कॉमेडी डिस्कस करते हैं पहले। कॉमेडी कहाँ से आई, घर पे कौन फनी है, किसको देखते थे, और फिर अपनी भी ये साइड डिस्कवर की। अच्छा, अब सीन ये है कि घर पे मैं बेसिकली जिस तरह से बता चुका हूँ कि मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, एक छोटा सा शहर है। अब मामा सीरियस हैं या? अब्बा अम्मा आर वेरी लाइवली। ओके। अब मेरे अब्बा जो हैं, नाउ इज़ ऑब्वियसली रिटायर्ड, ही इज़ नाउ 80 ईयर्स ऑफ एज। तो 2004 में वो रिटायर हुए थे, वो जुडिशरी में थे, ही वाज मैजिस्ट्रेट। और अम्मा मेरी जो हैं वो हाउस वाइफ हैं। लेकिन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है, आपस में नहीं करते सारी बातें उस तरह से कि जो है, लेकिन जनरली जो है ना, मेरे अब्बू जो हैं, हाँ। ही इज़ वेरी फनी, मतलब उन्हें दुनिया के सारे लतीफ़े याद हैं। ही इज़ वेरी गुड एट पर्शियन, अच्छा। उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब बेसिकली लिटरेचर का जो शौक है हाँ। और ह्यूमर दोनों ही, वो मुझे अब्बू की तरफ से मिला। हमारे घर में यानी कि अच्छी खासी लाइब्रेरी, मतलब मेरे ख्याल है कोई 4-5 हज़ार किताबें तो होंगी, जो जिनसे अम्मा कहती हैं, ए मैं किसी दिन वेजिटेरियन है, ए तू कोई पढ़नी आने, ए किसे पढ़नी आने इंज पईया ने। तो वो मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि लाहौर ले आऊँ। हाँ, प्लीज लेके आए। पता है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त चाहती हूँ कि जिनके साथ मैं किताबें एक्सचेंज कर सकूँ। बिल्कुल सही वो है। कभी मेरे से कोई कुछ चीज़ बोरो कर लें, कभी मैं कोई किताब ले जाऊँ। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि हारून साहब से मैंने कहा कि मुझे ना एक किताब लेनी है, तो कह रहे हैं मैं ना किताब नहीं दे सकता, या तो मुझसे बिल्कुल ही ले लो कि एज ए गिफ्ट रख लो, लेकिन वैसे बोरो नहीं। मैंने कहा क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि जब वापस नहीं आती ना मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा यार नहीं, मैं कर दूंगी वापस। फिर खैर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने दी मुझे किताब और मैंने वाकई उन्हें वापस की। फिर उनका मैंने ट्रस्ट जीता कि आप मुझे किताब दे सकते हैं भाई। अच्छा, लेकिन उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, मैंने जितनी दफ़ा भी दी है ना किताब, वो नहीं आती वापस नहीं आई। हाँ। नहीं मैं अच्छा, ऐसी फिर नहीं हूँ। बल्कि मैं आपको अपनी लाइब्रेरी का भी दिखाऊंगा, मेरे पास ज़्यादातर वो किताबें हैं जो अब आउट ऑफ प्रिंट हैं। तो मुझे अच्छा, वैसे पुरानी किताबें। आई लव पुरानी किताबें यार सेम, उसका एक तो जो टेक्सचर है और उसकी जो खुशबू होती है ना, उस वो पुराने पेज की खुशबू ही अलग है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मुझे एक जगह मिली है जहाँ से जो आउट ऑफ प्रिंट किताबें हैं, बहुत पुरानी किताबें हैं, बिल्कुल नई कंडीशन में पैक हुई, बड़े सस्ते दामों में मिलती हैं। और वो मैंने वहाँ से इतनी किताबें ले ली हैं कि बहुत सारी किताबें मेरी वजह से आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं। इन लाहौर? इन लाहौर, यस। हम नहीं बताएंगे, पहले हम बिल्कुल नहीं जाके बताएंगे। वहां से किताबें नहीं, उठाएंगे। मैं बता देता हूँ, वो मजलिस तरक्की है, तब उस जगह का नाम है, पीसी की बैक साइड पे वो है, गवर्नमेंट का इदारा है। इतनी शदीद सस्ती किताबें और 50s के एडिशन, 40s के एडिशन वहाँ पे पड़े हुए हैं और बिल्कुल पैक्ड। वहाँ पे लोग जाते ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। ऊपर से पहले जो मैनेजमेंट थी ना, वो एक वहाँ पे थे हमारे दोस्त शानी भाई, अच्छा।
वो बहुत ही अच्छा चला रहे थे उस इदारे को, मतलब वो आए तो पहली दफा पता लगा, मुझे भी पहली दफा पता लगा कि ये इदारा भी कोई है, एग्जिस्ट करता बाद में फिर खैर अब अब्बास ताबिश साहब आ गए हैं, वो शायर बहुत अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट में उन्होंने बर्बाद कर दिया है काम। तो ये वाला सीन है, ये पता नहीं लगाना या नहीं लगाना, लगा देना खैर है। मतलब हमने तो अपना ओपिनियन दिया ना, हर किसी का भाई अपना नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं होता, मैं जो बात करता हूँ वो पत्थर पे लकीर होती है, ओपिनियन वही होता तुम हक जैसे हम सच लोगों की का। आवाज है। हाँ। अच्छा तो कॉमेडी, हाँ कॉमेडी, बचपन से यबू से बहुत लतीफ़े सुने, और मेरी अम्मा जो है वो हैं तो हाउस वाइफ लेकिन इतनी शानदार मिमिक्री करती हैं ना। अच्छा ओहो, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आपको जो है ना आना चाहिए। किसकी मिमिक्री करती है? किसी की भी, मतलब यानी कि दो आसपास के लोगों की, फलानी इंच बोल दिए तो फलानी इंच बोल दिए। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको ना ड्रामों में आना चाहिए। फिर वो कहते हैं दफा हो जा, मैंने मानू ड्रामे में आने आपने लगा। इसको सेंसर किया है, आप कुछ और हाँ बोलने हाँ लगे थे। हाँ, हाँ तो वो हरामदिया नहीं बोला मैंने, वो पॉडकास्ट पे अच्छा नहीं लगता। पता है पॉडकास्ट पे अच्छा लगता है, नहीं, पॉडकास्ट पे नहीं, चल नहीं, जाता ना, है, ना। ये टीवी नहीं है, हमें इतनी लिबर्टी है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो फिर किसको देखते थे टीवी पे, किसको देखते थे जिसको सुनते थे और इंस्पायर होते थे कि मुझे भी ये करना है? वैसे आपको एक मजेदार बात बताऊं, पिछले 20 सालों में मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। अच्छा मैं टीवी नहीं देखता, मैं हार्डली कोई फिल्म देखता हूँ, मुझे मजा ही नहीं आता, मैं नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता टीवी। अपना काम भी नहीं देखते? हार्डली कभी, वो देखना पड़ जाता है मजबूरन, इस वजह से कि जिस तरह फिल्म आई हाँ। तो दोस्त मतलब एक फिल्म में वो 10 दोस्त ले जाएंगे कि आओ हमारे साथ देखो, तो वो लेकिन कॉमेडी में कोई इंस्पिरेशन तो होगा ना, बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क में? अब नहीं बिल्कुल है, इंस्पिरेशंस क्यों नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो उमर शरीफ साहब, मुइन अख्तर साहब, और रीडिंग के हवाले से कॉमिक रीडिंग और सीरियस रीडिंग दोनों के हवाले से ज़िया मोहिउद्दीन साहब। बिल्कुल बेशक। अगर करंट लोगों में बात करें तो मेरे ख्याल में दो तरह के कमेडियंस होते हैं मेरे ख्याल में, एक होता है तेज और एक होता है मजबूत। तेज तरीन कॉमेडियंस में मेरे ख्याल में सलीम साहब, सलीम अल बिल्ला साहब, बिल्कुल। और मजबूत तरीन कॉमेडियन जो है ना हमारे, वो हैं आगा माजिद साहब। ये मजबूत तरीन कमेडियन को जरा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, तेज तरीन ये होता है कि उसमें ज़रूरी ये होता है कि अगले ने बात की, उसकी बात ख़त्म होने से पहले आप कोई नई बात सोचें और यानी कि अपनी बात को जैसे ऊपर हम कर दें। अक्सर औकात हैरान रह जाते हैं कि यार क्या बात कर दी है। बिल्कुल। हाँ। मजबूत कमेडियन ये होता है कि उसकी बात सेंस भी कर रही हो, और जो अगली बॉल आनी है वो पहले ही आउट हुआ हो अगला बंदा। किल कर देते हैं जोक को। मेरे साथ तो बहुत दफा करते हैं कि मैं उन्हें कोई जोक करती हूँ तो वो जवाब आगे से, एक तो वो कहते हैं कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें उस तरीके से जवाब नहीं देता, तो मेरा जोक ही किल कर देते हैं, जिसपे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा तो नहीं चढ़ना चाहिए ना, तो फिर नूरा कुश्ती है। सो हाउ होशियारियां हैपेंड? होशियारियां इस तरह से हुआ कि ये बेसिकली उसी टाइम पे जब आप हंसना मनाए भी कर रहे थे? मैंने हाँ जी 6 महीने किया था हंसना मनाए। हाँ आई सॉ यू। बिल्कुल। एक तो आप अभी रिसेंटली गेस्ट गए थे ना, वो नहीं उससे पहले आप कोई कैरेक्टर करते थे वहां पर? हाँ जी, वहाँ पे वो पहले फॉर्मेट डिफरेंट था, अब तो सिर्फ ताबिश भाई अकेले कर रहे हैं। पहले ये होता था कि 7-8 कैरेक्टर्स थे जिनकी एंट्रीज होती थी, अच्छा। तो उनमें से एक मेरा भी कैरेक्टर होता था। और वो क्या था? वो हर दफा कुछ डिफरेंट होता था। हाँ जी। और वो आपने किया 6 to 7 months? हाँ जी बिल्कुल ऐसे फिर उसके बाद आप आए होशियारियां में? ऐसा ही है। वो कैसे हुआ कि नाफे ने अप्रोच किया था, आपने खुद अप्रोच किया था, क्या था? मुझे पहले कॉल आई थी फहद की। हाँ फहद, ठीक है। फहद की कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं एक दिन आया था, आपको शायद याद हो। जी। फिर वो यानी कि मेरी टेस्ट ड्राइव थी, हाँ। वो किया बस। फिर उसके बाद क्योंकि वही अलादीन चल रहा था उस वक्त, तो थोड़ा सा मैं फिर ज्वाइन करते हुए लेट हो गया, और अल्टीमेटली फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ओहो मुझे मज़ा बहुत आया, मतलब इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना। अच्छा, ताबिश के शो पे भी बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन वहाँ पे जाहिर बात है कमेडियंस नहीं थे उस तरह से जी। ताबिश भाई जो खुद भी हैं वो भी बेसिकली कमेडियन तो नहीं है, वो तो मतलब आप उन्हें एंकर के तौर पे लेंगे ना, वो तो शो को लीड कर रहे हैं। जी। यहाँ तो इतने पाकिस्तान के बेस्ट कमेडियंस। पहला जब आप सेट पे एंटर हुए तो क्या था इम्प्रेशन, क्या था? अगेन वही वाला इंप्रेशन था जो तीफा के टाइम पे था कि यार इतने सीनियर लोग, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आपने कहा यार यहाँ तो इर्जा बैठी है, मैं कैसे टिकूंगा? हाँ वही मैंने कहा ना, यहाँ तो इर्जा बैठी है भाई, कमाल हो गया। मैं बहुत घबराया था। आरजू थी ऑलरेडी? आरजू भी थी। हाँ, आप बाद में आए हाँ, थे? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मलाइका भी थी, वैसे कि सारे लोग सब लोग। मेरे आने के बाद अमानत भाई के अलावा कोई नहीं आया अभी तक। वो भी आते थे पहले? लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा हुआ था वो, मतलब वो यानी बीच में वो किसी टूर वूर पे गए हुए थे, लेकिन वो आते थे। ये जुल्म हमारे साथ जब से होशियारियां शुरू हुआ तब से हो रहा है। और लोग अमानत भाई ने भी टूर दिलाए जाते हैं। यार वो ना ऑफेंड हो जाते हैं जब हम उन्हें तंग करते हैं ना, तो कभी कभार ऑफेंड हो जाते हैं, तो फिर वो गुस्से में आ कहते हैं मैंने यूके में परफॉर्म किया है, लोग की मैंने ₹1,00,000 देने ने।
सही, पूरी बात नहीं बताते। अच्छा तो फिर थोड़ी तारीफें करें ना, होशियारियां की, खुश हो जाएंगे सारे। अच्छा, होशियारियां एक तो ये सीन है कि ऑब्वियसली क्योंकि हमारा शो है तो हमें तो अच्छा लगना ही लगना अच्छा है लगा। यार। अब आपने अगर कहीं और कभी कोई कॉमेडी प्रोग्राम किया, क्योंकि मैंने 3-4 और भी किए ठीक हैं, है। कुछ अर्सा मैंने जी सरकार किया था, कुछ अर्सा मैंने ज़बरदस्त किया था, 1-2 और भी। एंकर्स आमतौर पे ना ये नहीं कि एरोगेंट होते हैं, एक उन्होंने बनाया हुआ है कि एक नेसेसरी गैप होना डिस्टेंस चाहिए होगा कि मैं एंकर हूँ और ये हमारे आप हारून साहब में बहुत चिल आदमी वो कहते हैं भाई यार अपन तो यही कुछ है और अपन यहीं बैठेगा। तो ये वाला सीन बहुत कम जगहों पे होता है। दूसरा ये कि जनरली अच्छा हमारा इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि ये टॉक्सिक है मेरे लिए। मैं बताता हूँ क्यों। वो इसलिए कि एक और प्रोग्राम है, वो भी कॉमेडी प्रोग्राम है, उन्होंने मुझे बुलाया कुछ अर्सा पहले। जब उन्होंने मुझे बुलाया ना तो मैंने सोचा कि यार ये प्रोग्राम मैं ज्वाइन तो देखता हूँ, करूँ या ना करूँ, लेकिन करूँगा ये कि जाता हूँ, इनसे पैसों की डिमांड करता हूँ, डबल पैसे मांगता हूँ या 3 टाइम्स। अगर मान गए तो मैं कहूँगा होशियारिया वालों से कि ना मेरे पैसे बढ़ा दो, नहीं तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। सही है, फेयर। हाँ बिल्कुल। यार मैं उस प्रोग्राम पे गया, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो नहीं था हर बंदा एक दूसरे को स्नब कर रहा है, होस्ट बिल्कुल एक तरफ, प्रोड्यूसर की गेमें ही और टांगे खींच रहे हैं, प्रोड्यूसर और अलग वो है। मैं 5 मिनट बाद था, जब मैं वहाँ मीटिंग के लिए गया हुआ था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। अच्छा, मैं 5 मिनट में इजी हो गया कि भाई यहाँ तो मैं आ ही नहीं रहा। खैर मैंने उनसे पैसों की डिमांड की, वो डबल पे मान गए। मैंने डबल पे मान के खैर मैंने घर जाके मैसेज कर दिया कि सॉरी यार मैं ना नहीं आ रहा। वो इतना नेगेटिव था, जो मैं बता रहा हूँ टॉक्सिक मेरे लिए क्यों है, कि इखलाकी तौर पे मैंने ये सोचा हुआ था ना कि मैं करूंगा ये कि यार मुझे मेरे पैसे बढ़ा दो, नहीं तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। मैंने घर जाके सोचा कि मैंने ये बात ही नहीं करनी उनसे, उसकी वजह कि ये मैंने ज्वाइन ही नहीं करना। उन्होंने मुझे कह दिया ना कि पुत्र तू जा, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कर रहा। सही बात है, ऐसा वाकई है। बहुत सारे शोज़ के बारे में हम भी सुनते रहते हैं, लोग बताते हैं ना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बल्कि जब वो हमारा सेट कभी विजिट करते हैं तो वो आके कहते हैं कि प्लीज़ हमें रखवा दो यहाँ पर, तुम लोग इतने अच्छे से रहते हो सारे। आगा साहब, सलीम साहब, वो बहुत सीनियर्स हैं, लेकिन हम उनको बहुत झुकते करते हैं और वो बर्दाश्त करते हैं, और वो भी आगे से हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब ही वो है। कभी ऑफेंड नहीं हुए कि यार इसकी कैसे जरूरत हुई कि मुझसे इस तरीके से बात करे। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी उन्होंने ऐसा ज़र्फ की बात है ना, ज़र्फ बड़े हैं उन लोगों के। और मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है कि हम उन्हें टक्कर दे रहे हैं। टक्कर तो नहीं दे सकती आगा साहब ने सलीम साहब ने, वो उनकी मेहरबानी है कि हम लोगों को जरा अच्छा पता है, एक दफा उन्होंने ये बात एडमिट की, उन्होंने कहा कि मतलब इर्जा से अच्छी को होस्ट हमने नहीं देखी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल, मेरे लिए लेकिन टक्कर एक और गेम है। टक्कर इन अ सेंस में ये कह रही हूँ कि आगा साहब अब चुप कर जाते हैं ना, यार बेशक वो लड़की होने के लिए हंस करे हो या मैं उनकी। आगा साहब को टक्कर इस वजह से भी दे सकती है, एक बंदे ने 24 घंटे हेलमेट पाया है तो अपना सिर पड़वाना है, और उनको मैं अगर टक्कर दूंगी तो मैं वहीं पे क्रश होके गिर जाऊंगी। वो टॉम नहीं किसी चीज से लगता और वो क्रश होके गिर जाता है। इतना तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हें वजन दिया हुआ है। सुभान अल्लाह। तो टीवी पर काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो फिल्म से कितना डिफरेंट है, और डिफिकल्ट है, आसान है? टीवी पे काम करना और फिल्म पे काम करना, एक तो काम तो सारे ही एक जैसे है तकरीबन, उनका जो जॉनरा है ना वो एक जैसा ही है तकरीबन, जो उसकी नौइयत है। बाकी ये है कि फ़िल्म का काम जो है वो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी बात है उसका, फिल्म है ही लग्जरी और लार्जर देन लाइफ चीज़ है, तो उसका जो है जारी बात है थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल काम होता है। टीवी का कंपैरेटिवली आसान है। मसलन मैंने एक ड्रामा किया था फ्रॉड, तो मैंने एक ही ड्रामा किया था और मैं इतना हैरान होता था यार इतनी जल्दी जल्दी शूट, ये क्या सीन है, तो मज़ेदार सीन है। तो वो स्केल का बड़ा डिफरेंस होता है। और थिएटर को किस तरह रिवाइव किया जा सकता है मरहूम? मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि आपने किया है ना थिएटर, तो कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे थिएटर्स उस तरह से वेल इक्विप्ड भी नहीं हैं और ना ही इतने लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए। अलादीन मुझे नहीं पता कैसी ऑडियंस आई थी, कितनी ऑडियंस आई थी, क्या रिस्पॉन्स था उसका? अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन हाउसफुल नहीं जा रहे थे। ये हाँ। खैर उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? एक बात यह है कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट के बगैर आप दुनिया की कोई चीज़ उठा लें वो नहीं चल सकी कभी भी। तो उन्होंने भी बेखला एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा सा इशू था, मार्केट करना पड़ता है। दूसरा ये है कि अगर अच्छा कंटेंट हो और कहानी पे जब काम हो ना, ये नहीं हो सकता कि एक कहानी अच्छी लिखी हुई हो उस पर कोई चीज़ हो रही हो और वो ना चले, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ होता ये कि अच्छी कहानी एक जगह चल रही है और दूसरा उसे मार्केट भी किया और लोगों को पता तो होना कि ये है। मसलन
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता है कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं और वो इतने अच्छे एक्टर हैं कि शायद पाकिस्तान में उन जैसा कोई एक्टर ना हो, लेकिन वो आज तक किसी से मिले नहीं एक्टिंग के लिए। वो घर बैठे सोचते थे यार बस एक्टिंग काम ही नहीं मिल रहा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही बात है कि आप घर में बैठे हुए तो कभी कोई नहीं आएगा, किसी को ख्वाब नहीं आएगा कि फलां आदमी बड़ा अच्छा एक्टर है, जाना पड़ेगा, या फलां बंदे के पास बड़ा अच्छा कंटेंट है, हाँ जाना पड़ेगा उसके लिए। सही बात है, तुम्हारे रूम जाते हैं इसलिए काम मिलता है। मैं तो बहुत चाहता हूँ, मैं क्या बताऊँ। तुम्हें क्या लगता है हारून साहब ने मुझे काम क्यों दिया? ये तो आबिद भाई की रूह आई है आपके अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं कि शायरी जी आपके अंदर है, निकल निकल कर आती है। शो में जब भी हारून साहब कोई शेर सुनाते हैं तो एक पीछे से शेर आप भी जरूर सुनाते हैं। जैसे अब हम कहते हैं हमारा जरा जब काम पीछे ना रह जाए। हाँ तो क्या सीन है शायरी का, ये कब शुरू की? ये वकालत के साथ शायरी का मुझे कोई समझ नहीं आया ताल्लुक। शायरी मैंने शुरू बाकायदा की थी 2007 में, जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में था। तो बस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। फिर 2017 में मैंने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई उन्वान के नाम। आपने किताब लिखी हुई है? यस, एक ही? एक ही। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं मुझे लगता है जो किताब लिख लेते हैं। आज ये आपका नजरिया फिर गलत साबित हो गया है। नहीं मतलब यार लोगों ने काम अपना किया होता है काफी सारा, बट उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि हम इसे किताब की सूरत में पब्लिश करवाएं। ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। किताब होनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल बस ऐसे ही है। सनत लग जाती है। तो क्या उसके अंदर शायरी है सारी? सिर्फ नज़में हैं वो। वैसे मैं गज़लें बड़ी कम लिखता हूँ, बेसिकली मुझे पसंद नज़में हैं, तो वो नज़मों की किताब है। आप सिराइकी में भी शेर कहते हैं? हाँ जी, कुछ शेर मैंने कहे लिखे हुए हैं हैं। ना, हाँ, मैंने सराइकी कहीं में। सुने हैं, सोशल मीडिया पे मेरी नजर से गुजरे हैं। प्लीज कुछ सिराइकी में अता करें। सराइकी में मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना सिराइकी में, 2-3 गाने हैं बहुत फेमस है, जैसे चिट्टा चोला हाँ, टाइप है ना, वो कितने अच्छे लगते हैं सुनने बिल्कुल में। ऐसा ही है। अब सराइकी में लिखा हुआ कुछ जो है वो मुझे याद करने दे क्या लिखा था। वो कुछ शेर थे तो सही, पता नहीं वो क्या थे। फोन में कई होंगे, तो जिसे आपने असल में लिखवाए थे उसको कॉल कर लें। हाँ ये सही है। हाँ नुतकानी साहब, ओ हेलो, क्या मतलब है? मैंने किसी से नहीं लिखवाए। यार वो मुझे वो उसका पहला मिसरा याद नहीं आ रहा। ये तो अब पक्का हो गया कि खुद नहीं लिखे। मैं खुद ही नहीं लिखा है, जब पता हो गया। नहीं ऐसा हो जाता है, आप अपना काम मतलब खुद निकाल के देखें तो कभी याद आता है। हाँ पता नहीं, सराइकी का मुझे अब याद नहीं आ रहा। मुझे याद आता है तो मैं सुनाता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है आपके कुछ शेर। अच्छा एक गाना है वतना ते वल्लो आ हाँ, दिल दिल बहुत बहुत उदास उदास है, वो उसका मतलब मुझे आपने बताने कि क्या है? वतना ते वल्लो के वतन से वल कर आना के वतन की तरफ आना। की तरफ वतनात वल्लोहा, यानी कि वल्लो का मतलब वापस आना हाँ, है। और वल्लोहा जो है ना बेसिकली हाँ। ये बेसिकली वो जैसा हमारे को साथ कहते थे कि यार आशिक का काम तो जो इश्क करता है उसका काम तो बदमाशी से है ही नहीं, वो तो तरले वाला ही बात है। हाँ। ये वल्लोहा जो है ना ये बेसिकली तरला है। हाँ। कि यार वतन अगर वापस आ जाते हैं, जैसे हम नहीं कहते वो है हाँ कि कि दिल बड़ा बहुत उदास हाँ, है कि आ यार- गया। तो बेसिकली ये बोले तरला है कि यार अगर वतन वापस आ जाते कि कुछ अरेंज कर लो, तो वो वाला आए, सीन है ये। कितनी प्यारी बात है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक और किताब लिखने का है मूड? मैं सोच रहा हूँ कि पंजाबी नज़मों की किताब पब्लिश ओए की होए जाए। यार, मतलब सिराइकी में भी आप लिख रहे हैं, पंजाबी में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, ट्राइलिंगुअल शायर हो गए आप। ट्राइल बिल्कुल सह ज़बानी शायर। और अगर आप इंग्लिश में भी लिखना शुरू कर दें तो फिर क्या होंगे? टेट्रालिंगुअल। या मैं कुछ लिखा है इंग्लिश में भी, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा। वो मतलब यानी कि उसे मैं पब्लिशेबल नहीं समझता, क्योंकि वो मेरी ज़बान नहीं है और मुझे उस तरह से आती भी नहीं है। नहीं, किसी से तस्हीह करवा के, मतलब मेरा ख्याल है कि आप ये भी कर सकते हैं। अब जितना आजकल हमारे बच्चों को ये बीटीएस और कोरियन ड्रामा सुन लगता है, आपने अभी कोरियन में भी लिखना शुरू कर देना। ठीक हो कुछ रह तो रहा नहीं है, कुछ छाड़ते रहे नहीं तो उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ सुनाए अपनी कोई शायरी तो ठीक है, अता मैं करें। आपको एक नज़म कोरियन में सुनाता हूँ। नहीं। ना, मैं एक नज़म सुना देता हूँ। वो है कि ये थी बहुत अच्छी। बहुत तालियां, बहुत अच्छी इसका अनुमान यार, है, कैसी तिहाई में थी। इसका अनुमान है तूत से आ। तेरी आंखों से लगता है, वाह। तेरी आंखों से लगता है मुसलसल आजमाइश थी कि जिससे तू गुजरकर रात के आंचल में निकली है। तेरी गर्दन पे शायद हिजर के सांपों ने काटा है। तेरी सांसों में जैसे बेड़ियों की गूंज उठती हो। तेरे बालों में जैसे हल चलाया हो नसीबों ने। तेरा माथा के जैसे मुस्कुराया हो रकीबों ने। तेरे गालों पे सुर्खी थी मगर सुर्खी कहाँ है अब। तुझे जलना है जीने तक, तेरी सुनता कहाँ है रब। तेरी किस्मत कज़ाए वक्त ने दांतों से कुतरी है।
कि तू औरत है लेकिन बरसरे बाजार उतरी है। ओए इतनी इंटेंस यार, मुझे ये माफ कर कैसे, दो। ये इस ख्यालों की दुनिया में कैसे जाते हैं? अब चले जाते हैं, आ मतलब जाता है मैंने कोई ना सुना कोई है कि ये ख्याल। जो शायर होते हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बात है या नहीं है, कि जनाब ये तो नशों में जाते हैं, पहले तो नशे करते हैं, उसके बाद तन्हाई में बैठते हैं और एक ऐसे संन्यास में चले जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, फिर एक बंद जगह पे बैठ के वो कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो आमद होती है, अदरवाइज नहीं लिख सकते। बकवास है सारी। हैं भैया, एक तो जो बंदा जो क्रिएटिव काम करता है ना, उसने सारी दुनिया को बताया हुआ है कि हमें पहले एक ट्रांस में जाना पड़ता है, फिर यूं करके वो चीज़ उतरती है। नहीं, जिसे लिखना होता है ना वो लिख लेता है, कहीं सड़क के किनारे बैठ के भी लिख लेता है। आगे मतलब थॉट तो कोई भी आपको किसी भी जगह पे आ सकती सही है। बात है, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, एग्जैक्टली। और वहां सबसे अच्छी थॉट्स आती हैं। लेकिन आपको कहाँ ज्यादा थॉट्स आती है? वही। तो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? वही। या मुझे नहीं पता कि इस पॉडकास्ट पे कहाँ सीरियस बात हुई है और कहाँ पे कोई मजाक की बात हुई है, बस हो गया है कुछ। ऐसा ही कौन से शायर हैं जिन्हें आप देखते हैं ऐसे करके कि यार क्या क्या बात कर दी? नून मीम राशिद। क्या? नून मीम राशिद नज़मों मीम के राशिद, बहुत हाँ, बड़े जी, शायर जी, हुए जी, हैं। जी। तो वो मेरे ख्याल में बहुत आगे की चीज़ है। और उसके अलावा मजीद अमजद नज़मों की शायरी में बहुत बड़ा नाम। मीरा जी बहुत शायर थे। मीरा जी हाँ, मैं शायर अच्छा, थे मीरा मीरा भी जी। खुद को मीरा मीरा जी जी कहती हैं, हाँ कहलवाती है बिल्कुल, ना, तो वो मैं बहुत जरा बड़े शायर थे। और उसके अलावा ऑब्वियसली गालिब का तो कोई पैरेलल है है ही नहीं। अंदाजे बयां। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिलाशुबा ऐसा ही है। तो अभी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे यहाँ करंटली जितने भी मशहूर लोग हैं बहुत वो हम वो शुगर वो कोट वो करके वो बिल्कुल ही वहां पे लिखते हैं जहां हम कह रहे थे ना यहाँ अच्छे ख्याल आते हैं। शुगर कोट करके हम बात शुगर कर कोट के सकते बड़े हैं। का चवल है। शुगर कोट ये करके अगर मैं शुगर कहूँ। कोट है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? अच्छा, मैं आई कैश वांट टू फंस रहा नो। हूँ जिस तरह से दो तीन लोग जो दो या तीन मशहूर शायर जो उर्दू के पाकिस्तान से बहुत मशहूर, जिनका अभी आप को फौरन ज़हन में आ जाएगा कि ये ठीक है, वो हम तीन नाम तो नहीं यही हैं। लेंगे, हाँ, हाँ। मैं चवल इस वजह से कह रहा हूँ कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी शायरी मौजूद है। मतलब वो चवल हैं नहीं, उन्हें पता है शायरी क्या होती है, उनकी बहुत अच्छी शायरी है भी सही, लेकिन ऑब्वियसली उस मकसद के लिए कि जाहिर पता मशहूर होने के लिए, या उनकी ऑब्वियसली मजबूरियां हैं। मजबूरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो देयर कम्स अ पॉइंट है जब आपने डिसाइड करना होता है कि मैं किस साइड पे खड़ा हूं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली चूज किया कि वी आर एट द कमर्शियल साइड। तो इस तरह के लोग आपको लगता है कि लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं? फिर बिल्कुल भी नहीं। ये आजकल का फेम है और ये फेड हो जाएगा। इसे कहते हैं पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर जो है वो हर शोबे में और हमेशा से रहा है। गाने में भी देख लें, गानों में भी देख लें, चाँद फतेह अली खान साहब जिस तरह से हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। वैसे पता है क्यों? क्यों? यार, ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं एक दफ़ा देख रहा था, वो कमेंट्स पढ़ रहे थे, हमें लाहौर से कमेंट किया है फलां साहब ने, कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। फलां साहब ने कमेंट किया, उसने लिखा हुआ था जात दफ़ा वो खोते के बच्चे। हाँ। उसने कहा, अगले साहब ने कमेंट किया लाहौर से, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हो सकता है मेरी किसी बात कोई बात इन्हें बुरी लगी हो। मैं कहा यार ये क्या लव आदमी है यार। ओए यार, काम तो किसी के बाप को भी नहीं आता, बंदे को बंदे का पुत्र होना चाहिए। अच्छी बात है ये वाकई। और उन्होंने कब क्लेम किया है कि मैं कोई क्लासिकल सिंगर हूँ? वो तो ये क्लेम नहीं करते ना। Entertainment। यस, वो तो करी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए लिए, लेकिन अगर कोई ये क्लेम करता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर वो बंदे के पुत्रों की तरह और करे। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं। पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। एक बात चलती है लिटरेचर में कि मुतशायर कहते हैं वो बंदा जो शायरी करता हो लेकिन उसे आती होती कोई नहीं है। हाँ। तो एक मुस्तनद एक बात है, वो लिटरेचर में कहते हैं मुतशायर भी शायर को दाद होता है। यानी कि जो मुतशायर है ना, वो एप्रिसिएशन होता है शायर के लिए। बेसिकली मुतशायर होगा, बुरा गाने वाला होगा, तो पता लगेगा ये बंदा अच्छा गा रहा है। अच्छे की आप कंपेयर पहचान किससे कर होगी। रहे हैं? सही। तो मुतशायर भी शायर को दाद होता है। यार मरहूम, मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि आप एक इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। ओ, मुझे टोटल इतना ही था। बंद करो, मेरा इंटेलेक्ट खत्म हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, एक चीज रिवील करती हूँ। वैसे आपने शायद होशियारिया में कहीं ना कहीं सुन ली हो कि मेरा, आरजू का और मरहूम का एक गैंग है। तो मरहूम की इस बात पे बहुत रुसवाई भी होती है कि ये क्या हर वक्त लड़कियों के पीछे 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 पीछे। तो हमारा ना एक गैंग है और हम लोग उसमें मजाल है कि कभी कोई इंटेलेक्चुअल बात कर ही लें। कभी नहीं ऐसा हुआ। मना है वहां पे। दुनिया जहान की बकवासियात हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि आज मुझे बड़ा मजा आया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है ये मुझे बताएं, और इसमें क्या होना चाहिए था जो नहीं था वो भी मुझे बताएं।
देखिए, एक तो ये बात है कि मुझे तो बहुत ही मजा आया, इतना टाइम गुजर गया और पता भी नहीं लगा। ये सबसे अच्छी बात है, इसका मतलब है कि पॉडकास्ट में मजेदार हुआ है। दूसरा क्या होना चाहिए और वो नहीं है, बात ये है वो जो होना चाहिए वो पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये डाल लें। अच्छा, अब जो एंडिंग और मैं और जिशान भाई अगर बाहर कर गए ना, जिशान भाई ने सोच लिया कि मैं मरूम के साथ बाहर जा रहा हूँ और हम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। अभी तो बाहर वाले ऐसे ऐसे किस्से हैं ना जो मैंने अभी नहीं छेड़े हैं, वो हम छेड़ेंगे गर्मी के मौसम में नहीं, सर्दियों में हम करेंगे एक पॉडकास्ट बाहर बैठ के लॉन में, और उसमें हम वो वाले किस्से डिस्कस करेंगे बाहर के मुल्क वाले। अच्छा, जाते जाते एंडिंग नोट पे मैं किसी से कोई शेर, कभी कुछ, लेकिन आज मेरे पास एक डिफरेंट आइडिया है। हाँ जी। आप एक चीज करते होते हैं गुड बैड एंड अगली एडवाइस वाली, तो हम उस पे खत्म करेंगे आज। ओके, मैं आपको अपना कोई प्रॉब्लम बताऊंगी और आपने मुझे ये तीनों एडवाइसेस देनी है, सही है? ठीक है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। गुड एडवाइस। आपको एक तो गर्म पानी पीना चाहिए, सर की टकोर करें और पैनाडोल ले लें या टाइलेनॉल ले लें तो उससे भी बेहतर है। ओके, बैड एडवाइस। सर में छितर मारें और हल्का सा नरम हो जाएगा और उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और बंदे के बच्चे बनो की तरह काम किया करें। अगली एडवाइस। अगली एडवाइस, यहाँ से उतारें गला, ये वाली जो जगह है ना इसे डालें गर्म पानी के अंदर, जोर जोर से उसके अंदर डालना है, वापस रखना है और यहाँ से स्टेपल कर लेना है। बहुत अच्छे नाजरीन, ठीक है, ये मैं करूंगी। उसके बाद फिर जो भी होगा उसका अल्लाह हाफिज है, और इस पॉडकास्ट का भी अल्लाह ही हाफिज है, बचा लेना अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।